वेलकम टू टारगेट सेमेस्टर। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। देखिए आज का जो लेक्चर है मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत कुछ आप लोगों को सिखा के जाएगा और ये जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड है। और पूरी तरह आप लोग जो है सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग जो है लॉ स्टूडेंट है, चाहे आप लोग लॉ कर चुके हैं, तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ होने वाला है मेरे भाई इसमें। तो आप लोग को बता दूं क्या आप लोग को मैं बताने वाला हूं। ये आप लोग को बता दिया हूं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस अब स्टार्ट कर दिया हूं, तो आप लोग के पूरे लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। और आप लोग सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करें तो आप लोग को 99% चांसेस है कि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए विधशास्त्र की प्रमुख शाखाएं और विचारधाराएं इसमें हम जो है आप लोग को बताएंगे। मेन स्कूल ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है आप लोग का है, इसमें हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। क्योंकि जो है अगला जो वीडियो था उसके पहले जो वीडियो मैंने जो बनाया था उसमें जो है आप लोग को बताया था, जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने जो आप लोग को बताया था कि विधशास्त्र क्या है, उसके मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन एंड डिफिनीशन एंड उसके जो है नेचर, ये सब सारी चीज़ें उसमें कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग देखेंगे इसके जो है सिद्धांत क्या है। इसके जो है देखिए 6 से 7 स्कूल जो भी है, 6 सिद्धांत विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र जिसे कहते हैं एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसके बाद हिस्टोरिकल जो है स्कूल, इसके बाद नेचुरल या फिलोसफिकल स्कूल है, इसके बाद सोशोलॉजिकल स्कूल है, इसके बाद देखिए आप लोग का मार्क्सवादी का जो है स्कूल है या मार्क्सवादी विचारधारा है। इसके बाद आप लोग का है यथार्थवादी विचारधारा जिसे हम लोग कहते हैं रियलिस्टिक स्कूल एंड जो है कल्चरल लीगल स्कूल। ये जो है आप लोग के 6 स्कूल आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट स्कूल है उसी को मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। इसमें आप लोग को फुल लेक्चर जो प्रोवाइड होगा, ठीक। तो चलिए अब इसके बारे में जान लीजिए पहले। व्हाट आर द स्कोप एंड जो है इंपॉर्टेंस ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस। हमारे जो है विधिशास्त्र का क्षेत्र या महत्व क्या है मेरे भाई, इसके बारे में जान लेते हैं। क्या चीज़ है, ये क्या है सारी चीज़ें, फिर इसके बाद हम लोग उसको पॉइंट करके जानेंगे, ठीक। विधिशास्त्र का क्षेत्र देखिए, स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। विधिशास्त्र का क्षेत्र पूरी तरह परिभाषित करना संभव नहीं है मेरे भाई, इम्पॉसिबल है। यहीं से कानून शुरू होता है, आपको पहले बताया था लेक्चर्स में, फिर बार बार वही दोहराना नहीं चाह रहे हैं हम लोग। और आप लोग अगर सही बात आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, हम भी दोहराएंगे, आपको भी नहीं बेकार मतलब अच्छा नहीं लगेगा। और टाइम भी आप लोग का जो है बहुत कम बचा हुआ, क्योंकि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से या उसके एफिलेटेड कॉलेज से, तो आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम बहुत नज़दीक है, ठीक। चलिए आप लोग इसको पूरी तरह जो है परिभाषित नहीं कर सकते, बहुत बड़ा अपने आप है। इसलिए इसके क्षेत्र को लेकर के विद्वानों में मतभेद हुए थे पूरी तरह की। किसी ने कहा यहाँ तक, किसी ने कहा यहाँ तक, ये सब सारी चीज़ें चल रही थी आपस में। कभी कभी इसके क्षेत्र में शुद्ध विधि होता है, कभी कभी प्राकृतिक विज्ञान के साथ साथ नैतिकता भी शामिल होते हैं, सिंपल सा मतलब। तीसरा पॉइंट क्या है, इसका क्षेत्र और आमतौर पर से राष्ट्रीय होता है, परंतु कभी कभी जो है विधि भी इसके जो है संभल विधि भी जो है एक जो है अध्ययन में शामिल हो जाता है। मतलब शामिल विधि भी जो है विधि में जो है अध्ययन में जो है पूरी तरह अच्छे तरीके से शामिल हो जाता है, यही चीज़ कह रहा है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है शायद, चलिए कोई बात नहीं। अब आगे देखिए, राज्य जो है विधा में जो है विधि का जीवन से संबंधित कार्यों से होता है पूरी तरह, जैसे कि कब्जा, पोजीशन, स्वामित्व, ओनरशिप जिसे हम लोग कहते हैं, आभार या दायित्व या विवाह, तिलक, संपत्ति के अधिकार, प्रकर्ता, ये सब सारी चीज़ें होती है। इस विधि को न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। विधि जो है कानून जो है आप लोग का न्यायालय द्वारा ही लागू किया जाता है, कोई भी कानून हो, ठीक। संसद कानून बनाती है लेकिन लागू न्यायालय ही करता है। देखिए अल्पियन उचित अनुचित का निर्णय विधि से करने या नैतिकता से करेंगे। यदि नैतिकता से निर्णय करते तो विधि का महत्व खत्म हो जाएगा मेरे भाई, सही बात है। अगर नैतिकता से जो है सारी चीज़ें हो जाए और आपस में समझौता ही हो जाए तो विधि वहाँ तो ख़त्म ही हो जाएगा, वहाँ कानून पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। ये सब सारी चीज़ें इसमें बता रहे हैं। आगे देखिए आप लोग, यदि विधि का क्षेत्र विस्तृत होता है तो निश्चितः देखिए नहीं रहेगी, पूरी तरह जो है निश्चितता नहीं रहेगी। इसलिए विधि का जो है साथ विधि राज्य तक ही सम्मिलित पूरी तरह या सीमित होना चाहिए। ऑस्टिन व हॉलैंड विधि को राज्य तक सीमित करते हैं पूरी तरह। ये दोनों जो है साइंटिस्ट, ये दोनों जो है आप लोग के विधिशास्त्री हैं। विधि के विभिन्न तत्वों का अध्ययन करके सिद्धांत बनते हैं मेरे भाई, और जो समान रूप से लागू किए जाते हैं अच्छे तरीके से। पैटर्न ने विधिशास्त्र की जो है परिधि निश्चित करने का प्रयास किया है। विधिशास्त्र स्वयं विधि की जो है सामान्य धारणाओं कॉमन जो है एसोस्पेशन के अध्ययन का जो है
एक विशेष ढंग है, किसी देश विदेश की जो है विधि का नहीं है ऐसा मेरे भाई। जो यहाँ का विधि है यही सब सारी चीज़ें इसके बारे में बताता है। अगला देखिए पॉइंट, विधिशास्त्र का क्षेत्र स्पष्ट करना संभव नहीं है क्योंकि विधिशास्त्र एक विकासशील शास्त्र है और अतः परिवर्तन होना भी जो है स्वाभाविक है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि विधिशास्त्र भी उतना ही फैलेगा। जो है दूसरा तथ्य यह है कि विधिशास्त्र विधि का सामान्य अवधारणा जनरल जो है एसॉम्पिटेशन का अध्ययन करता है, ना कि जो है किसी देश विदेश या राज्य की मेरे भाई। ये सब सारी चीज़ें हैं, ना तो किसी देश विदेश राज्य की या विधि का, ये सब सारी चीज़ें इसमें बताया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ जान लीजिए विधिशास्त्र के जो है, यहाँ जान लीजिए मेरे विधिशास्त्र के अध्ययन का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। विधिशास्त्र का महत्व विधि में उसी प्रकार है जिस प्रकार मानव शरीर में आँख की जो है मेरे भाई आँख से तुलना की गई है। सही बात है, जिस प्रकार मानव जो है जीवन में आँख है जो देख सकती है, वैसे ही विधि की तुलना इसमें कही गई। इंपॉर्टेंस इसीलिए क्योंकि कानून सबको एक नज़र से देख रहा। तो जैसे आपकी आँखें हैं, एक देखेंगे तो एक ही, मतलब दोनों से आँखों से जो है आप लोग की उतनी ही दूरी दिखेगी, ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा दिखेगी। ये सब सारी चीज़ें गई। आपका जो ये विधि जो है आँख है। मुख्य क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता निम्नलिखित है मेरे भाई, जान लीजिए। विधिशास्त्र का उपयोग विधायिका में विधि निर्माण के समय मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखकर होता है। ये सब सारी चीज़ें पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, विधिशास्त्र विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का मूल स्रोत होता है और जैसे जो है भाषा के लिए व्याकरण, उसी प्रकार विधि का निर्माण के लिए जो है विधिशास्त्र पूरी तरह है। ठीक, विधि का व्याख्या में जो है जज, वकील, जूरी आदि विधिशास्त्र की मदद लेते हैं पूरी तरह। दो विधियों में विवाद होने पर विधिशास्त्र मार्गदर्शक का कार्य करता है पूरी तरह से। देखिए, असंख्य विधियों का अध्ययन करना संभव नहीं है, इसलिए विधिशास्त्र के मूल सिद्धांतों का अध्ययन करके उनको समझना आसान होता है क्योंकि सभी विषयों के समान सिद्धांत होते हैं पूरी तरह। आम लोगों के लिए जो है विधिशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि इसके विधि के मूल सिद्धांतों का पता लग जाता है पूरी तरह और जो सभी विधियों में समान होते हैं। रोमन भाषा में कहावत है कि विधि की अनभिज्ञता माफ़ी के जो है काबिल नहीं है पूरी तरह। सही बात है, अगर विधि से रिलेटेड आप लोग कोई गलती करते तो माफ़ी नहीं, उसमें दंड ही मिलेगा, आपको पहले ही बता दिया हूँ। तो आगे देखिए आप लोग का, बस देखिए, राज्य के नीति निर्माताओं को विधि निर्माण के लिए भी विधिशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है मेरे भाई पूरी तरह। और अगला पॉइंट है, विधिशास्त्र का अध्ययन मानव जीवन के हर क्षेत्र के लिए उपयोगी है। यह प्रत्येक नागरिक को अनुशासन युक्त व देशभक्त बनाने में सहायक है, इसलिए इसको कानून की आँख IF लॉ कहा जाता है मेरे भाई। सिंपल सा मतलब आपको पता, IF लॉ समझ लीजिएगा। सोर्स ऑफ लॉ देखिए, विधि के स्रोत क्या है, तो देखिए इसका जो है संकीर्ण अर्थ यह है कि कानून की उत्पत्ति विधि के स्रोत से, मतलब विधि की उत्पत्ति से है। विभिन्न विद्वानों ने विधि की उत्पत्ति को लेकर अपने अपने जो है सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि पूरी तरह जो है क्या होता है, प्रकृति विधि के विद्वानों ने विधि को जो ईश्वर की जो है शक्ति माना है, वहीं पर जो है कुछ विद्वानों ने इनको मानवीय जीवन भी माना। ऑस्टिन ने विधि को जो है संप्रभु से उत्पन्न हुआ माना है और वही सामाजिक अर्थशास्त्रियों ने जो है इसकी जो है उत्पत्ति लोक चेतना को माना है पूरी तरह। ठीक, धर्मशास्त्रियों ने इसकी उत्पत्ति का स्रोत गीता, बाइबल, कुरान, वेद आदि को जो है माना है पूरी तरह अच्छे तरीके से और उसको पढ़ा भी है। इस प्रकार जो विधिशास्त्र के स्रोत को लेकर सबकी अपनी जो है अपनी भावना है, परंतु विधि स्रोत के मुख्य अंग निम्न है मेरे भाई। और आगे देखिए आप लोग का पहला, दूसरा, तीसरा रूढ़ देख लीजिए आप लोग जो है, सॉरी मेरे भाई और थोड़ा बैक हो गया, हो जाते हैं स्लाइड। पहला पॉइंट है रूढ़ और दूसरा पॉइंट है पूर्ण निर्णय और तीसरा पॉइंट है विधायन। ये तीनों पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। देखिए रूढ़ क्या है, यह एक ऐसा प्रथा है जो बहुत समय पहले से चली आ रही है और बहुत पुरानी होने के कारण इसको विधि के रूप में शामिल कर दिया गया है। ऐसी परंपराएं जो लंबे समय से समाज में प्रचलित होती हैं, जिसको हम अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग किए बिना ही पूरी तरह जो है केवल इसलिए आचरण में लाते हैं क्योंकि वे पहले से चली आ रही हैं
उन्हें रूढ़ि कहते हैं। पूरी तरह जान लीजिए, जो पहले से चली आई है परंपरा, ये सब सारी चीज़ें, उसे ही हम लोग रूढ़ि कहते हैं। ये रूढ़ियाँ किसी भी समाज के विकास में सहायक होती है यदि इसका विकास के लिए जो है बुद्धि विवेक का प्रयोग किया जाए तो अच्छे तरीके से। ठीक, इसमें निरंतर परिवर्तन जो है आवश्यक है। समयानुकाल पर जो है अनुकूल परिवर्तन के जो है बिना जो है विकास संभव नहीं है, और यह रूढ़ि में भी लागू होता है। प्रकृति के अनुसार रूढ़ जो है दो प्रकार के होते हैं, मानवीय रूढ़ और अमानवीय रूढ़। सामान्य के अनुसार देख लीजिए मेरे भाई, यदि ऐसे सिद्धांत की अभिव्यक्ति है जिनको जो है न्याय और जो लोकप्रियता के सिद्धांत के रूप में और राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया है, ये सब सारी चीज़ें इसमें बताई गई। हॉलैंड के अनुसार जान लीजिए, यदि रूढ़ आचरण की वह प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाता है और जिस प्रकार किसी घास के मैदान में पैरों के निशान तैयार हो जाते हैं, और जब कई बार उस पर से लोग जो है आते जाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार जो है नित्य प्रचलित के रूप जो है व्यवहारों के अनुकरण से जो है प्रथा का जो है जन्म होता है। ये सब सारी चीज़ें इसमें बताई गई। ठीक, कार्टर के अनुसार जान लीजिए, समान परिस्थितियों में समस्त जो है व्यक्तियों के कार्यों के रूप में रूपता के रूढ़ कहते हैं, जिसे हम लोग जो है हेल्सबरी जो है आप लोग के अनुसार देख लीजिए आप लोग, यदि एक प्रकार की विशेष नियम है जो वास्तविक या संभावित रूप में जो है अनादिकाल में विद्यमान है हो गया है, जबकि वह नियम देश की जो है समान विधि के जो है प्रतिफल या असंगत ही क्यों ना हो, पूरी तरह प्रतिफल या असंगत ही क्यों ना हो, उसे जो है माना गया तो माना ही जाएगा मेरे भाई। रूढ़ के अनावश्यक तत्व क्या है देखिए, प्राचीनता, निरंतरता, निश्चितता, सुसंगता, मुक्तियुक्तता और शांतिपूर्ण उपयोग, लोकनीति देखिए, बाध्यकारी बल। ये सब सारी चीज़ें 8 पॉइंट है करीबन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर जो है इसे याद रखिएगा। पूर्ण निर्णय से मतलब यह है कि जो है भूतकालीन निर्णय को जो है मार्गदर्शन के रूप में अपनाते हुए भावी निर्णय को लागू करना होता है, जिसके जो है विधि के स्रोत के रूप में न्यायिक पूर्ण निर्णय का पर्याप्त महत्व है। पूरी तरह पूर्ण निर्णय को जो है नज़ीर प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। सिंपल सा मतलब। आगे देखिए, सामान्य के अनुसार देखिए, पूर्ण निर्णय को जो है न्यायालय द्वारा दिया जाता है। यह एक ऐसा निर्णय है जिसमें जो है विधि का कोई सिद्धांत निहित होता है। पूर्ण निर्णय में निहित सिद्धांत जो उसे प्राधिकारिक तत्व प्रदान करता है, तथा यह विधि शास्त्रीय भाषा में विनिश्चय आधार है, जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, यहाँ कुछ समझाने की बात ही नहीं है, इतना अच्छे तरीके से लिख दिया। एक बार आप लोग पढ़ भी लेंगे तो समझ जाएंगे। जहाँ समझाने की जरूरत पड़े वहाँ मैं समझा रहा हूँ। कलकत्ता है, ऐसे कोई भी केस जो है निर्णय संबंधित पक्षकार या बंधकारी प्रभाव रखते हैं, और इन निर्णयों के जो है आधार को जो है विधि को एक स्वरूप प्रदान किया जाता है। सॉरी दोस्तों, जर्मी बेंथम के अनुसार देखिए, जो पूर्ण निर्णय को जो है न्यायाधीशों द्वारा जो है निर्मित नियम कहा जाता है, जबकि ऑस्टिन के नियमों को जो है न्यायपालिका की विधि का माना गया है पूरी तरह। ब्लैक स्टोन के अनुसार देख लीजिए, तो देखिए आपको अच्छा थोड़ा जो है बोरिंग लग रहा है, कोई बात नहीं मेरे भाई, आप लोग थोड़ा बहुत और टाइम दीजिए, 4 से 5 मिनट खत्म हो जाएगा। पूर्ववर्ती निर्णयों के जो है प्रयोग द्वारा न्याय की जो है पूरी तरह जो है तराजू संतुलित तथा स्थिर रहती है, और नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ विधि में एकात्मक जो है नवीन परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, और कोई बात पहले निश्चित नहीं होती है तो वह न्यायिक पूर्ण निर्णय के द्वारा जो है निश्चय हो जाता है। और ब्लैक स्टोन के लिए जो है ब्लैक स्टोन के इस तर्क का समर्थन अमेरिकी विधिशास्त्री डॉक्टर कार्टर ने भी किया है। सिंपल सा मतलब। ठीक, कोक के अनुसार देखिए, मौजूदा पहला रिपोर्टर था जिसने जो है पूर्ण निर्णय को जो है आदान प्रदान किया था। पूर्ण निर्णय के सिद्धांत देखिए, आगमात्मक सिद्धांत और घोषणात्मक सिद्धांत और निर्णयात्मक सिद्धांत। विधान देखिए, विधिशास्त्र में विधान को एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। इसमें विधि की जो है शक्तियाँ निहित होती है, और इसका तात्पर्य विधि के निर्माण से है, और सभी देशों में यह गतिशील अवधारणा के रूप में माना जाता है अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। यही वजह है कि जो है विधान को जो है आज के युग का महत्वपूर्ण विधि का स्रोत माना गया है मेरे भाई। सिंपल सा मतलब। विधान को लिखित विधि के रूप में भी माना गया है।
विश्लेषणात्मक विद्वान यह मानते हैं कि विधि केवल जो है विधायन रूप द्वारा ही बनाई जा सकती है पूरी तरह। देखिए, विधानमंडल एक जो है अस्थिर पंजर के रूप में कानून का निर्माण करते हैं और इसका मुख्य कारण ये है कि जो है कानून बनाते समय उनको जो है इस बात का अनुमान नहीं होता है। कौन सी बात का अनुमान? कि आने वाले समय में जो है संबंधित वास्तविक जो है स्थिति किसी प्रकार की होगी और तथा विधि निर्माण करने वाले संस्था में जो है बैठे लोग कानून के ज्ञाता नहीं है पूरी तरह अच्छे तरीके से। सही बात है। और इसलिए जो है उसके द्वारा जो है निर्मित कानून जो है समाज जो है प्रकृति के बड़े पूरी तरह होते हैं, सामान्य प्रकृति के होते हैं और ये मूल विधियों से जो है सुसंगत होते हैं। इसलिए आप लोग जो है जान लीजिए, इसलिए भी विधानमंडल द्वारा जो है इसको समर्थन मिला होता है। इस कारण यह प्रत्यायोजित विधायन कहलाते हैं। यह लचीला होता है और यह परिस्थितियों के दल मतलब पूरी तरह जो है दल सकता है। ये सब सारी चीज़ें इसमें है। इसमें आप लोग को एक केस ला लिखना है मेरे भाई। देखिए, गुरु जो है स्वामी राजा वर्षद आप लोग का देखिए प्रिमनल करके जो है केस है, इसके केस को लिखिएगा और भी कोई केस होगा आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से और नोट डाउन करके चलिएगा, ऐसे छाप आइएगा। इतना नहीं याद होगा मेरे भाई आप लोग को, ये वीडियो तो थोड़ा बड़ा है लेकिन फिर भी जो आप लोग को कुछ चीज़ें तो याद रखें। एक बार सरसरी निगाह से 20 मिनट टाइम देंगे आप लोग का सारी चीज़ें जो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरे भाई आप लोग मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।